नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए गठबंधन के साथी और पीएम मोदी की खूब तारीफ की और कहा कि 2019 तक उनके मुकाबले कोई नहीं है। एनआईए के अफसर हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के करीबी देवेंद्र बहल से अलगाववादियों और आतंकियों के रिश्तों का राज पता लगाने में जुटे हैं। गुजरात में कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान से आ रही 4,200 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप बरामद की, जिसके तार आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से जुड़ते दिख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुर्का पहने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने दिन दहाड़े बैंक लूट लिया। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड की एक छोटी नाव और एक हेलीकॉप्टर समुद्र में एक बड़े जहाज को घेरने में जुट गए। कोस्ट गार्ड ने इस जहाज से 4,200 करोड़ की ड्रग्स बरामद की, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में तस्करी के लिए भेजा था। और जैसे ही इस बात की खबर समुद्री इलाके की सुरक्षा में तैनात जवानों को मिली, उन्होंने पानी और हवा के रास्ते जहाज की घेराबंदी कर दी। इसके बाद जहाज को किनारे पर लाया गया और फिर जो पर्दाफाश हुआ वो चौंकाने वाला था। जहाज के अंदर से कई छोटे छोटे पैकेट बरामद किए गए जिनमें ड्रग्स भरी थी। जब इन ड्रग्स की जांच की गई तो पता चला इनकी कीमत 4,200 करोड़ रुपए है। दिस इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रग्स। एज ऑफ नाउ उस किट से पता चला है, अब इसकी सैंपलिंग हुई। ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद गुजरात एटीएस और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी और जहाज में सवार सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक बरामद की गई 4,200 करोड़ की ड्रग्स की खेप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की है और इस खेप को ईरान के चाबहार बंदरगाह से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट लाया गया। ग्वादर पोर्ट तक ड्रग्स पहुंचाने के काम को मुस्तफा और मोहम्मद नाम के 2 लोगों ने अंजाम दिया और इन दोनों का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से बताया जा रहा है। यानी इससे यह बात भी साबित होती है कि भारत में नशे का कारोबार फैलाने का काम पाकिस्तान के इशारे पर किया जा रहा है और इसके लिए उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद ले रही है। लेकिन जहाज में छुपाकर लाई जा रही ड्रग्स बरामद होने से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया और ये सब भारत की खुफिया एजेंसियों की सतर्कता की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि खुफिया एजेंसियां कई दिन से इंटरनेशनल कॉल को इंटरसेप्ट कर रही थी और इसी दौरान उन्हें इस साजिश की भनक लगी। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स लाने वाले जहाज की गलत जानकारी दी गई थी। कागजों में जहाज प्रिंस टूर के नाम से दर्ज था, जबकि असल में प्रिंस टूर नाम का जहाज कई साल पहले टूट चुका था। इस जहाज को किनारे पर लाने के बाद तोड़कर ड्रग्स निकालने की योजना थी और उसे मुंबई समेत कई शहरों के ड्रग्स माफिया को बेचने की योजना थी। इस जहाज को पकड़ने के लिए कोस्ट गार्ड को 3 दिन लगे। 100 बात की एक बात यह कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का बरामद होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए यकीनन बड़ी कामयाबी है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चुनौती उन लोगों की गर्दन दबोचने की है जो इन ड्रग्स के भारत में सप्लायर हैं और जिनके लिए ये नशे का सामान भेजा जा रहा है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, कई दूसरे नेताओं के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में आए और यूपी दौरे के आखिरी दिन मीडिया से बात की। इस दौरान अमित शाह ने साफ कर दिया कि बिहार में महागठबंधन को बीजेपी ने नहीं तोड़ा, बल्कि नीतीश खुद अलग हुए। इससे पहले अमित शाह यूपी बीजेपी के दफ्तर में कई नेताओं के साथ आए। अमित शाह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओम माथुर और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने मंच पर जगह ली, जिसके बाद अमित शाह ने बोलना शुरू किया। अमित शाह ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो उनसे बिहार में महागठबंधन के टूटने को लेकर बीजेपी की भूमिका पर सवाल किया गया, जिस पर अमित शाह ने 2 टूक जवाब दिया। हमने कोई दल नहीं तोड़ा, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। अमित शाह ने यहाँ केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई तो साथ ही पुरानी सरकार पर खूब जबानी हमले भी किए। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह से सबसे ज्यादा सवाल दूसरी पार्टियों में हो रहे टूट-फूट पर किया गया और हर सवाल का अमित शाह ने पूरी बेबाकी से जवाब दिया। और किसी भी पार्टी में बगावत की वजह बीजेपी को मानने से इनकार किया। यूपी में 3 विधान परिषद सदस्यों के इस्तीफे पर भी अमित शाह का जवाब यही था। इस बीच अमित शाह ने शिवपाल यादव के बीजेपी में आने की किसी संभावना से इनकार किया। शिवपाल यादव जी का नाम हमारे पास कोई प्रस्ताव है, मैं ऐसा कोई विचार कर। अमित शाह ने यहां यूपी सरकार की पीठ भी थपथपाई और यूपी में विकास का नया दौर शुरू होने का भरोसा दिया। 100 बात की एक बात यह कि अमित शाह ने गठबंधन टूटने के लिए अपनी पार्टी की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर यह साफ कर दिया कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से उनके पास आए हैं। इसके जरिए अमित शाह ने विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब भी देने की कोशिश की।
मंगोलिया में चीन के 3 J-20 स्टेल्थ विमान एक रफ्तार में आसमान में करतब दिखाने लगे। चीन अपनी सेना के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था, लेकिन इस दौरान उसने इशारों में भारत को धमकी भी दी। लेकिन इससे पहले चीन की सेना ने अपनी ताकत दिखाई। सबसे पहले चीन के J-20 स्टेल्थ विमानों ने आसमान में करतब दिखाए। इस दौरान ये विमान एक समान रफ्तार से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद एक मालवाहक विमान के साथ 8 लड़ाकू विमान आसमान में जौहर दिखाते नजर आए। ये 8 विमान आगे चल रहे मालवाहक विमान को सुरक्षा दे रहे थे। हालांकि चीन की वायुसेना का एक और करतब तब दिखा जब कुछ विमान आसमान में कलाबाजी खाते हुए अपने पीछे रोशनी जैसी चीज छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। ऐसे ही कुछ और विमान बारी बारी से आए और अपना दम दिखाते हुए आगे बढ़ गए। साल 1949 के बाद चीन ने पहली बार सेना दिवस मनाया। हालांकि औपचारिक रूप से इसका आयोजन 1 अगस्त को होता, लेकिन 1 अगस्त को होने वाला यह आयोजन पहली बार जुलाई में किया गया, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुली गाड़ी में सवार होकर परेड की सलामी ली। जवानों को संबोधित करते वक्त जिनपिंग ने भारत का नाम लिए बगैर पड़ोसी मुल्कों को धमकी भी दी। I firmly believe that our People's Liberation Army has the confidence and capability to defeat all invading enemies. शी जिनपिंग के भाषण के बाद चीन की थल सेना ने दम दिखाया। सेना दिवस की इस परेड में चीन ने ताकतवर मिसाइल, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों की भी नुमाइश की। 100 बात की एक बात यह है कि डोकलाम विवाद के बाद चीन के मीडिया से लेकर सरकार तक भारत को धमकी देने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, जिसका मकसद सिर्फ भारत पर दबाव बनाना है। हालांकि चीन की इन धमकियों को भारत पहले ही खारिज कर चुका है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के सांसद खड़े होकर नारे लगाते नजर आए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत को लेकर कांग्रेस डरी हुई है और उसने गुजरात में कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। और इसीलिए कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। कांग्रेस के सांसदों ने गुजरात में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन उपसभापति ने इसके लिए अलग से नोटिस की जरूरत बताते हुए चर्चा से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के सांसद अपनी सीट से उठकर वेल में आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से पूछा कि गुजरात में बाढ़ आई है तो उसके विधायक बेंगलुरु के रिजॉर्ट में क्यों हैं? बाढ़ आई और इस बाढ़ में उनके प्रतिनिधियों को वहाँ की जनता ढूंढ रही है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर बाढ़ का नाम लेकर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया। अगर उनको बाढ़ पीड़ितों के प्रति इतनी सहानुभूति होती तो वो कांग्रेस में से गए हुए 3 विधायकों के तो जोड़ने के पूरा फंक्शंस वगैरह किया, वो नहीं करते। गुजरात मुद्दे पर कांग्रेस के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच राज्यसभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में 6 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के बाद पहले ही सियासी हंगामा मचा है और कांग्रेस को डर है कि अगर विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो उसके उम्मीदवार अहमद पटेल की हार हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस ने चुनाव तक अपने 44 विधायकों को कर्नाटक में रखा है और इसीलिए कर्नाटक के एलिंगटन रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायक पिछले 3 दिन से एक साथ हैं। सूत्रों के मुताबिक विधायकों को रिजॉर्ट से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि कई विधायकों ने कर्नाटक में कहीं घूमने फिरने और तिरुपति बालाजी मंदिर जाने की इच्छा जताई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पार्टी की ओर से इजाजत नहीं दी गई है। इस बीच रिजॉर्ट में ही कांग्रेस विधायक कामिनी बेन के बेटे का जन्मदिन मनाया गया और इसमें गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा विधायकों को एकजुट रखने के लिए नेताओं ने भाषण भी दिया। गुजरात की विधायक कामिनी बेन के बेटे का जन्मदिन है और उसी जन्मदिन को मनाने के लिए तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी। दूसरी ओर कर्नाटक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। और हमारा एमएलए के लिए खरीद के लिए 15 करोड़ का आमिष लगा है गुजरात में। कांग्रेस के मुताबिक सभी विधायक अपनी मर्जी से बेंगलुरु के रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं और पार्टी की ओर से उनकी सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस से आए एक विधायक को राज्यसभा चुनाव में उतारकर अहमद पटेल के लिए मुश्किल बढ़ा दी है और संकेत यह है कि गुजरात में वाघेला गुट के कई विधायक चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस किसी तरह अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटी है और इसीलिए कांग्रेस बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस को डर है कि अगर कुछ और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो अहमद पटेल को जीत के लिए जरूरी 47 वोट नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए कांग्रेस बीजेपी पर अपने विधायकों को डराने धमकाने का आरोप लगा रही है। वहाँ के एमएलए को डराना, धमकाना, केसेस डालने की भी कोशिश वो लोग कर रहे थे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप से इनकार किया। गुजरात में तो चलो ये आरोप झूठा से फ्लोर में क्यों कमरे में बंद करके रखेंगे। राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है।
तो दूसरी ओर अहमद पटेल को हराकर बीजेपी कांग्रेस को गहरी शिकस्त देना चाहती है और गुजरात से लेकर दिल्ली और कर्नाटक तक सियासी घमासान मचा है। 100 बात की एक बात यह कि गुजरात से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अहमद पटेल की सीट पर खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस को और विधायकों के बागी होने का डर सता रहा है। ऐसे में भले ही कांग्रेस नेता पार्टी में मची भगदड़ के लिए बीजेपी को निशाना बनाए, लेकिन घर संभालने की पहली जिम्मेदारी तो कांग्रेस की ही। पटना हाईकोर्ट से आरजेडी को झटका लगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के खिलाफ दायर बहुमत परीक्षण से जुड़ी आरजेडी की याचिका को खारिज कर दिया। आरजेडी की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने साफ किया कि विधानसभा में बहुमत साबित होने के बाद उनके पास अब कोई मौका नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो सितंबर तक फैसला ले लेगी कि देश में जीएम सरसों की फसल के व्यावसायिक इस्तेमाल की इजाजत दी जाए या नहीं। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। विस्फोटक मिलने के आरोपों के बाद एनआईए की टीम ने फिर यूपी विधानसभा में जांच की। यूपी के अंबेडकर नगर में किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राज बब्बर का धरना जारी है। हिमाचल के कुल्लू में जमीन खिसकने से बंद हुए नेशनल हाईवे 305 पर वाहनों की आवाजाही अब भी बहाल नहीं हो पाई। मुंबई में विधायक सतीश पाटिल के सरकारी आवास की छत का एक हिस्सा गिर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने के बाद कई इलाकों में बारिश हुई। सावन के सोमवार के मौके पर वाराणसी और उज्जैन समेत देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। आयुष्मान खुराना और कृति सेनन की फिल्म बरेली की बर्फी का गाना नज्म नज्म रिलीज कर दिया गया। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे। दिल्ली में इंडिया कुटूर वीक के दौरान रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने रैंप वॉक किया। सलमान खान ने मोरक्को में फिल्म टाइगर जिंदा है की टीम के साथ पार्टी की। एनआईए ने अलगाववादी नेताओं की जांच के दौरान कश्मीर में हुर्रियत का एक कैलेंडर बरामद किया। अगस्त 2016 के इस कैलेंडर पर सैयद अली शाह गिलानी के दस्तखत हैं। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि गिलानी इस दौरान लश्कर के सरगना हाफिज सईद और हिज्ब के मुखिया सैयद सलाउद्दीन के संपर्क में थे। और इसी मामले की जांच के दौरान एनआईए को हुर्रियत का एक कैलेंडर बरामद हुआ, जिसमें साल 2016 के अगस्त महीने में हुर्रियत के विरोध प्रदर्शनों का पूरा खाका है। 4 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक किस दिन सड़क जाम करनी है और किस दिन मस्जिदों में आजादी के गीत बजाए जाने हैं, कब कहां पोस्टर चिपकाने हैं और कब सरकारी दफ्तरों के आगे नारेबाजी करनी है, इसका पूरा कार्यक्रम पहले से तैयार किया गया था। कैलेंडर के नीचे सैयद अली शाह गिलानी के दस्तखत हैं। ये कैलेंडर एनआईए को गिलानी के दामाद फंटूस के घर से बरामद हुआ। ये कैलेंडर इस बात का सबूत माना जा रहा है कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हुआ बवाल लोगों का गुस्सा नहीं बल्कि अलगाववादियों की साजिश थी। गिरफ्तार अलगाववादी नेताओं की जांच के दौरान एनआईए के हाथ कई अहम जानकारी लगी है। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन और आईएसआई के 4 ब्रिगेडियर रैंक के अफसर अलगाववादियों के संपर्क में थे। पत्थरबाजों को पैसा पहुंचाने के लिए ये सीधा अलगाववादियों को निर्देश देते थे। 5000 पत्थरबाजों में 103 की एनआईए ने पहचान कर ली है। आतंकियों तक पैसा पहुंचाने के खेल में शामिल 100 व्यापारी भी जांच के दायरे में आए हैं। गिलानी समेत कई अलगाववादी नेताओं को एनआईए जल्द ही पूछताछ के लिए दिल्ली बुला सकती है। और इस खुलासे के बाद एनआईए ने गिलानी पर शिकंजा कसने की कार्रवाई तेज कर दी। एनआईए ने उसके बड़े बेटे नईम को पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली बुलाया था, लेकिन रविवार को ही गिलानी ने बयान जारी कर दिया कि नईम गिलानी अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए दिल्ली नहीं आ सकता। अब बुधवार 2 अगस्त को गिलानी के छोटे बेटे नसीम गिलानी को पेशी के लिए बुलाया गया है। 2 अगस्त को नसीम गिलानी समेत कुल 30 लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। पाकिस्तान से हुर्रियत के रिश्तों की खबर सामने आते ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। सरकार ने एनआईए की कार्रवाई पर अपनी पीठ थपथपाने का मौका नहीं चूका। और बयानबाजी के लिए केंद्रीय मंत्री से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार तक सामने आ गई। जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स है उसको सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो कानूनी कार्रवाई चलेगी। विपक्ष ने भी हुर्रियत पर शिकंजा कसे जाने की तारीफ की। सोर्स मिलता है बाहर से फंडिंग आने का, तो उसको पूरी तरीके से उसकी तहकीकात होनी चाहिए। पिछले 1 हफ्ते में एनआईए 8 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। 100 बात की एक बात यह कि अलगाववादियों के खिलाफ लगातार मिल रहे सबूतों से उनकी असलियत परत दर परत खुल रही है। ऐसे में घाटी में अमन के दुश्मन बने अलगाववादियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी गंदी सियासत कश्मीर के लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है।
राजस्थान के जालौर में सीएम वसुंधरा राजे अधिकारियों से बात करती नजर आई। यहां बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंची मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हालात की जानकारी ली, साथ ही राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। और ऐसे ही एक बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हालात का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारियों से राहत कार्य की जानकारी ली। वहीं जालौर के ही एक दूसरे इलाके में तेज बहाव की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। उधर बाड़मेर में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियों का रूट बदलना पड़ा। जबकि माउंट आबू में बारिश की वजह से शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। हालांकि इस बारिश के बीच यहां पहुंचे पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। लोग यहां आ रहे हैं और तरह तरह की वाटरफॉल्स में पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और असम में बारिश और बाढ़ से हुई तबाही के बाद मुआवजे का ऐलान किया है। असम और राजस्थान में बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 100 बात की एक बात यह कि बारिश और बाढ़ पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेजी से राहत कार्य चलाकर जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने कमर कस ली। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य अपने कार्यालय में कई नेताओं को बीजेपी का अंग वस्त्र पहनाते थे। ये लोग समाजवादी पार्टी और बीएसपी से आए नेता थे, जिन्हें केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसके लिए समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले नेता यशवंत सिंह और बुक्कल नवाब सबसे पहले बीजेपी दफ्तर पहुंचे। काफी संख्या में समर्थकों के साथ आए इन दोनों नेताओं का स्वागत बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने गेट पर किया और अपने साथ लेकर अंदर पहुंचे। थोड़ी देर बाद बीएसपी से इस्तीफा देने वाले जयवीर सिंह भी यहां पहुंचे। सभी नेता बीजेपी दफ्तर में केशव प्रसाद मौर्य के पास पहुंचे, जहां मौर्य ने तीनों नेताओं को बीजेपी का भगवा अंग वस्त्र पहनाया और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान यूपी सरकार में मंत्री ब्रिजेश पाठक और बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। सभी नेताओं की मौजूदगी में तीनों नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई, जिसके बाद तीनों नेताओं ने बीजेपी की नीतियों और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य के साथ हाथ से हाथ मिलाकर सभी नेता खड़े हुए और फोटो खिंचवाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारे धर्म गुरुओं से बात नहीं की, हम थे तो हमारे रहने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। जोगी जी को समर्पित कर दिया था। बुक्कल नवाब, यशवंत सिंह और जयवीर सिंह तीनों ही विधान परिषद के सदस्य थे, जिन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अदालत से सुनंदा पुष्कर मौत मामले की जांच जल्द पूरी कराने की मांग की गई। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर 45 दिन के अंदर पुलिस से चार्जशीट दाखिल करने की मांग की। महाराष्ट्र में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के विरोध में दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 हफ्तों में राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। बुलंदशहर गैंगरेप में पूर्व मंत्री आजम खान की माफी का अटॉर्नी जनरल ने विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार को आजम पर केस करना चाहिए था। बेंगलुरु में लूट के इरादे से एक चीनी नागरिक पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के औरैया में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चेकिंग कर रहे पुलिस वालों के साथ बहस करने का आरोप लगा। बिहार के पटना में एक चप्पल फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पटना में गंगा में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मुंबई में एक कंपनी में लगी आग पर आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। बिहार के सिवान में तेज रफ्तार एक गाड़ी ने मंदिर जा रहे 2 युवकों को कुचल दिया। पंजाब के फरीदकोट में बदमाशों ने एक मिल के बाहर एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के बेतिया में नदी में तैरते एक बक्से से एक लड़की का शव बरामद हुआ। खबर है कि 4 अगस्त को रिलीज होने जा रही फिल्म जब हैरी मेट सेजल की एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सेजल, एक टाइम आएगा जब तुझे जाना होगा, मुड़कर नहीं देखना है पीछे। मैं वो वाली औरत हुई नहीं जो अपने फियांसे को छोड़ के टूर गाइड के साथ भाग जाती है। फिल्म गोल्ड के निर्माता रितेश सिद्धवानी ने दावा किया कि उन्होंने मौनी रॉय को सिफारिश से नहीं बल्कि काबिलियत की वजह से काम दिया। मॉरिशस में फिल्म जुड़वां 2 की शूटिंग पूरी करने के बाद पूरी टीम मस्ती के मूड में दिखाई दी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार अचानक हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जो बीजेपी से गठबंधन के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजेय नेता करार दिए। और सवाल जवाब का सिलसिला जब खत्म हुआ तो हाथ जोड़कर खड़े हुए और हॉल से बाहर निकल गए। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी के हर आरोप का जवाब दिया और महागठबंधन तोड़ने का जिम्मेदार आरजेडी को बताया।
इसी दौरान पीएम मोदी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में नीतीश ने उन्हें अजेय बता दिया। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में बीजेपी से गठबंधन के बाद किसी तरह की फूट से भी इनकार किया। हम लोगों की पार्टी को तोड़ने की क्षमता किसी में नहीं है और हमारे पार्टी के लोग इस प्रकार के नहीं हैं कि किसी के बहकावे में आने वाले हों। बीजेपी से गठबंधन के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने खुलकर हर मुद्दे पर बात की। हालांकि नीतीश कुमार ने पहली बार पीएम मोदी की खुलकर तारीफ करके सियासी माहौल गर्मा दिया, क्योंकि खुद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, जिसकी झलक लोकसभा चुनाव और बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान दिखी थी, जब नीतीश ने पीएम पर तीखे हमले किए थे। वो समझते हैं कि मीडिया में छाकर हम कुछ हासिल कर लेंगे। ये बहुत बार हुआ, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं। देश की जनता कभी भी विभाजनकारी तत्वों को स्वीकार नहीं कर सकती है और इनके बारे में यही कहा जा सकता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नीतीश कुमार ने चुनावों के दौरान इस तरह के कई बयान दिए और यही वजह है कि जब नीतीश ने पीएम की खुलकर तारीफ की तो विरोधियों ने भी मोर्चा खोलते हुए उन्हें अवसरवादी करार दे दिया। जो रोज अपनी बात पलटता हो, नीतीश जी का भी नाम भजन लाल जी की श्रेणी में लिख जाएगा और देश उनका नाम याद रखे। ऐसे लोगों जो धोखा देते हैं उनसे विपक्ष की एकता मजबूत होती, कमजोर नहीं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के अलावा नीतीश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के आरोपों पर भी सीधा पलटवार किया। साथ ही लालू यादव पर चुन चुनकर जवाबी हमले किए और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लालू की दलीलों को निशाने पर लिया। अब सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ करके लोग संपत्ति अर्जित करें, यही मतलब है सेकुलरिज्म। नीतीश ने लालू यादव को इशारों इशारों में अहंकारी करार दे दिया। आज ही बताते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी 80 और हम लोग 71। ये सब दावा नहीं करना चाहिए और बहुत अहंकार नहीं पालना चाहिए। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन के फैसले को सही करार दिया और अपने फैसले के साथ पूरी पार्टी के होने का दावा भी किया। सौ बात की एक बात यह कि एनडीए का हिस्सा बनने के बाद नीतीश कुमार की ओर से पीएम मोदी की तारीफ में कही गई बातें बीजेपी को खुश भले ही करें, लेकिन नीतीश कुमार के पुराने बयानों को आधार बनाकर विपक्ष उन्हें घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये तय है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कुछ छोटे बच्चे रोते नजर आए, क्योंकि अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इन बच्चों को कुछ आतंकी पाकिस्तान ले जा रहे थे, जहां इन बच्चों को जिहाद की ट्रेनिंग देकर आतंकवादी बनाने की तैयारी थी और इसीलिए मानव तस्करों से छुड़ाए गए बच्चे पुलिस वालों के सामने रोते नजर आए। अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है कि इन बच्चों को मदरसे में शिक्षा दिलाने के नाम पर पाकिस्तान के क्वेटा शहर ले जाया जा रहा था। पुलिस का आरोप है कि बच्चों को मदरसे में भेजने के नाम पर पाकिस्तान भेजा जाता है, लेकिन वहां उन्हें आतंक की शिक्षा दी जाती है और बाद में आतंकी इनका इस्तेमाल आत्मघाती हमलों में करते हैं। पुलिस ने 27 बच्चों को तस्करों से छुड़ाकर आतंकी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। सौ बात की एक बात यह कि अफगानिस्तान में तालिबान अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए एक और लगातार आत्मघाती हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर बच्चों को फिदायीन बनाने की साजिश भी रच रहा है। 27 बच्चों की बरामदगी ने तालिबान की नई साजिश का खुलासा किया है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। यूपी के मेरठ में सैकड़ों की तादाद में लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भीख मांगते नजर आए, क्योंकि राज्य में सहायक शिक्षक पद की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया है और ये सरकार से दखल देने की मांग कर रहा है। इसी सिलसिले में शिक्षकों ने मेरठ के मुख्य चौराहे पर भीख मांगते हुए अपना विरोध दर्ज किया। सड़क किनारे कतार में बैठे शिक्षा मित्र आते जाते लोगों से मदद मांगते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने गाड़ियों से गुजर रहे लोगों से पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर भीख देने की अपील की। अच्छे कपड़ों में शिक्षकों को भीख मांगता देखकर लोग भी हैरान रह गए। भिक्षा ही मांग रही हूं और वो भी कोई नहीं दे रहा, मोदी और योगी के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में शिक्षा मित्रों की नौकरी पक्की करने की मांग खारिज कर चुका है, इसलिए राज्य भर में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर यूपी के 1,72,000 शिक्षकों पर पड़ा है और इनका विरोध प्रदर्शन देखते हुए राज्य सरकार भी सख्ते में। हालांकि सीएम योगी ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए जल्द ही कोई रास्ता निकालने का भरोसा दिया, लेकिन शिक्षा मित्रों को नौकरी जाने का डर सता रहा है और इसीलिए बस्ती में भी सैकड़ों की तादाद में शिक्षकों ने विधायक का घेराव किया। इसके अलावा महिला शिक्षा मित्रों ने विधायक को राखी बांधकर मदद करने की अपील की। उनको रक्षाबंधन बांधा और ये कहा
कि भैया जी राखी का लाज रखिएगा। बनारस में भी शिक्षा मित्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर जबरदस्त नारेबाजी की। इसके बाद नाराज लोगों ने दफ्तर पर ताला जड़ दिया। नौकरी जाने से डरे हुए शिक्षा मित्र पूरे यूपी में प्रदर्शन कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखते हुए दखल दे। इन शिक्षकों ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो वो सभी 15 अगस्त के दिन धर्म परिवर्तन कर लेंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि पक्की नौकरी मांग रहे शिक्षा मित्रों में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जिनके पास शिक्षक बनने के लिए जरूरी योग्यता तक नहीं है। ऐसे में सिर्फ अनुभव के आधार पर नौकरी मांग रहे शिक्षा मित्रों के मामले को सुलझाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने इन्हें राहत देने से मना कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुर्का पहने 2 आदमी हथियार लेकर बैंक के अंदर घुसे और लोगों को धमकाने लगे। बुर्का पहने ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे जिन्होंने इस बैंक से 5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। और जब बुर्का पहने 2 आतंकी बैंक के अंदर घुसे तो उनमें एक ने वहां मौजूद बैंक कर्मियों पर बंदूक तान दी और दूसरा कैश काउंटर की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर में बैंक के गेट से एक और आदमी अंदर घुसा जिसका चेहरा ढका हुआ था। ये इन आतंकियों का तीसरा साथी था। 2 आतंकियों ने बैंक कर्मचारियों को संभालने का जिम्मा उठाया, जबकि तीसरा कैश काउंटर पर लूट की वारदात को अंजाम देने लगा। करीब 5 लाख रुपए लूटने के बाद तीनों आतंकी बैंक से फरार हो गए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सौभाग्य की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में बैंक लूट की घटनाओं को आतंकी पहले भी अंजाम दे चुके हैं, लेकिन ताजा वारदात में आतंकियों ने जिस तरह बुर्के का इस्तेमाल किया उससे साफ है कि ये आतंकी यहीं के हो सकते हैं जिन्हें अपनी पहचान साबित होने का डर था। जम्मू कश्मीर के नौशेरा के एक घर में एनआईए के अफसर छानबीन में जुटे थे। ये घर हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के करीबी देवेंद्र बहल का था। एनआईए बहल के जरिए गिलानी और दूसरे हुर्रियत नेताओं के राज ढूंढने में जुटी है और इसीलिए एनआईए के अधिकारी उसके नौशेरा के घर पर पहुंचे। नौशेरा में देवेंद्र बहल का पुश्तैनी घर है, जहां कई घंटे तक एनआईए के अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी घर पर मौजूद रहे। देवेंद्र बहल फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। रविवार शाम एनआईए ने बहल को उसके जम्मू के घर से हिरासत में लिया था। एनआईए जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पैसा पहुंचाने के मामले की जांच कर रही है, क्योंकि अलगाववादी नेताओं पर विदेशों से आए पैसे के जरिए घाटी में दहशत फैलाने का आरोप है। और देवेंद्र बहल को सैयद अली शाह गिलानी का करीबी माना जाता है। इसीलिए एनआईए की टीम जब रविवार को उसके घर पर छापेमारी के लिए पहुंची तो आसपास के लोग घर के बाहर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि एनआईए के अफसरों ने मीडिया से बात नहीं की। घर के अंदर एनआईए के अफसर तलाशी लेते रहे और बाहर लोग नारेबाजी करते रहे। लोगों की भीड़ और गुस्से को देखते हुए भारी सुरक्षा घेरे के बीच एनआईए के अफसर देवेंद्र बहल को घर से ले जाया गया। देवेंद्र बहल बड़े अलगाववादी नेताओं का करीबी है और कई साल से भारत के खिलाफ होने वाली रैलियों में शामिल होता रहा है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के हवाला कारोबारियों के साथ बहल के अच्छे संबंध हैं। बहल के घर नईम खान, शब्बीर शाह और मीरवाइज जैसे हुर्रियत नेताओं का आना जाना रहा है। आरोप है कि बहल के कंप्यूटर टैब और मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है। बहल हुर्रियत के लीगल सेल का स्थायी सदस्य है और हुर्रियत की नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तान भी जा चुका है। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में भड़की हिंसा के बाद के बहल के भड़काऊ भाषण भी सामने आए हैं। बहल भारत के खिलाफ केवल हुर्रियत से ही नहीं बल्कि खालिस्तान समर्थकों से भी जुड़ा रहा है। मूल रूप से नौशेरा का रहने वाला बहल कई साल से जम्मू में रह रहा है। देवेंद्र बहल के पिता जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। बहल की मां भी जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग में बड़े पद पर रही हैं। देवेंद्र बहल की पत्नी पेशे से डॉक्टर है। सौभाग्य की एक बात यह कि देवेंद्र बहल का अलगाववादियों से सीधा ताल्लुक होना यह बता रहा है कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पंजाब में भी गड़बड़ी के तार आईएसआई और कश्मीर के अलगाववादियों से जुड़े हैं, जिनके सिंडिकेट का भंडाफोड़ करना बेहद जरूरी है। सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु में कुछ पुलिस वाले एक घायल आदमी को उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाने लगे, क्योंकि यहां हुए एक आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। और हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस वाले घायल लोगों को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने में जुट गए। मोगाडिशु में विस्फोटकों से भरी कार के जरिए यह धमाका एक पुलिस चेकपोस्ट को निशाना बनाकर किया गया था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियां भी आग में जलकर राख हो गईं। धमाके से आसपास के घरों को काफी नुकसान पहुंचा। सड़क के किनारे कॉफी शॉप में बैठे लोग बुरी तरह इस धमाके की चपेट में आ गए। आतंकी हमले के बाद पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। फिलहाल पुलिस इस आतंकी हमले की जांच में जुटी है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। सौभाग्य की एक बात यह कि सोमालिया की राजधानी में बीते 2 महीने में यह दूसरा धमाका पुलिस को निशाना बनाकर किया गया है।
हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन सोमालिया ने पहले से सक्रिय आतंकी संगठन अल शबाब से इस धमाके के तार जुड़ने की आशंका बढ़ गई। पटना में आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीवी पर एक वीडियो चलाया गया। इसके जरिए आरजेडी नेताओं ने नीतीश कुमार को हत्या के मामले में आरोपी करार देते हुए उनसे जवाब मांगा। इससे पहले आरजेडी नेता जगदानंद सिंह दूसरे कई पार्टी के नेताओं के साथ मीडिया के सामने आए और स्टेज के बगल में लगी स्क्रीन पर वीडियो चलाकर दिखाया, जिसमें सीताराम सिंह के भाई और परिजनों के बयान दिखाकर नीतीश को घेरने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साल 1991 में हुए सीताराम सिंह हत्याकांड में नीतीश कुमार को आरोपी करार देते हुए आरजेडी नेताओं ने नीतीश से इस्तीफा मांगा। कुर्सी पर वही रहेगा जिस पर किसी तरह का कोई आपराधिक केस न हो। मैं उनसे इस्तीफे की मांग करता हूँ। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर कई दबंग और अपराधी नेताओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। इससे पहले आरजेडी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार के खिलाफ विस्फोटक खुलासा करने का दावा किया था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पुराने आरोप दोहराए गए जो लालू यादव कई बार नीतीश कुमार पर लगा चुके हैं। ऐसे में अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद लालू ने ट्वीट कर एक बार फिर नीतीश पर हमला बोला और लिखा कि एक व्यक्ति की नृशंस हत्या करने व 302 के तहत हत्या के संगीन जुर्म में आरोपित नीतीश को सीएम बनते वक्त अंतरात्मा ने पुकारा था या कुर्सी आत्मा ने। लालू यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे और ट्वीट किए और लिखा कि हम नहीं, हत्या का गवाह ऑन कैमरा मीडिया वाले को कह रहा है कि नीतीश ने गोली चलाई और मुख्यमंत्री बनने के बाद दबाव देकर केस को दबा दिया। वहीं आरजेडी की ओर से ताबड़तोड़ हमलों का जवाब जेडीयू ने भी दिया। जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने आरजेडी नेताओं के आरोप खारिज किए और इसे लालू यादव का एक और हताश कदम करार दिया। हताशा, निराशा और जब कुंठा की स्थिति होती है तो इसी ढंग के आरोप लगते हैं। जेडीयू ने आरजेडी पर झूठ की सियासत करने का आरोप लगाया। सौभाग्य की एक बात यह कि महागठबंधन टूटने के बाद से लालू यादव ने हत्या के केस का जिक्र किया था, जिसके बाद अब आरजेडी ने जिस तरह इसे पेश करने की कोशिश की है उससे साफ है कि छवि की सियासत करने वाले नीतीश कुमार को आरजेडी उनकी छवि के सवाल पर भी घेरने की रणनीति बना चुकी है। हरियाणा के हिसार में एक घर के बाहर अचानक गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। यहां गैंग वॉर में सरेआम गैंगस्टर प्रदीप जवावड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि बीच बचाव करने आई प्रदीप की मां और उसके एक साथी हमले में घायल हो गए। और हत्या की यह वारदात प्रदीप के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर प्रदीप अपनी बाइक से अपने साथी काला को छोड़ने जा रहा था, तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने प्रदीप पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस दौरान बीच बचाव करने आई प्रदीप की मां और उसका एक साथी भी हमले में घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। तो जब फायरिंग हुई तो वो बचाने के लिए भागे, तो इसी दौरान उस कार्रवाई के दौरान आरोप है कि इस वारदात को प्रदीप के साथी काला के इशारे पर अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। सौभाग्य की एक बात यह कि हरियाणा में पहले भी गैंग वॉर की खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसके जरिए बदमाशों ने कई बार पुलिस को खुली चुनौती दी है। ऐसे में ये ताजा वारदात भी बदमाशों के बड़े हौसलों का नतीजा है, जिस पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस को सख्ती करनी होगी, वरना ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक विमान हाईवे पर गिर गया और गिरते ही उसमें आग लग गई। इस हादसे में विमान जलकर राख हो गया, जबकि हादसे इसमें सवार दंपति बाल बाल बच गए। हालांकि इस हादसे के दौरान सड़क के दोनों ओर गाड़ियां तेजी से फर्राटा भर रही थीं। हाईवे के बाईं ओर कई गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थीं। तभी एकदम से बीच सड़क पर एक छोटा विमान आ गिरा और गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। दूर से देखने पर यह हादसा ऐसा नजर आया जैसे कोई बड़ा बम धमाका हुआ हो। हादसे के बाद काफी देर तक विमान से आग की लपटें निकलती रहीं। हादसे के बाद एक तरफ की सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। हादसा ये 30 जून को हुआ था, जिसका वीडियो अब जारी किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब इस छोटे विमान ने कैलिफोर्निया एयरपोर्ट से उड़ान भरी, लेकिन थोड़ी देर बाद इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद विमान के पायलट ने इसे रनवे पर उतारने की कोशिश की, लेकिन विमान बेकाबू हो गया और जॉन वेन एयरपोर्ट के पास हाईवे पर जा गिरा। गनीमत यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। हालांकि इसमें सवार दंपति की रीढ़ की हड्डी टूट गई। सौभाग्य की बात यह कि इस भीषण हादसे में सभी लोगों का सही सलामत बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुआ उसमें किसी के भी बचने की गुंजाइश न के बराबर थी। भारत की सीमा में चीन के सैनिकों की घुसपैठ की एक और खबर आई है। इस बार चीन के सैनिक उत्तराखंड की सीमा के रास्ते भारत में घुसे। जानकारी के मुताबिक पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 300 जवानों ने चमोली जिले के बाराहोती में घुसपैठ की है।
सूत्रों के मुताबिक चीन के जवानों ने 26 जुलाई को भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। चीनी जवानों को अपनी सीमा में देखकर आईटीबीपी के जवानों ने उनका विरोध किया और काफी देर तक चली बहस के बाद चीनी फौज वापस चली गई। हालांकि चीन के जवानों की घुसपैठ के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार ने किसी जानकारी से इनकार किया। मैंने भी टीवी चैनल्स पर ये देखा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो प्राप्त सूचना है उसमें ऑफिशियल कोई इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ना तो वहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी के लोग थे, बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग, उन्होंने दी है, और ना जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि चीनी जवानों के भारतीय सीमा में घुसपैठ की खबर पुख्ता नहीं है। चाइना ने सर उत्तराखंड में इंकर्शन किया है। वो रिपोर्ट कंफर्म। लोकसभा में टीएमसी के सांसद सौगत राय के भाषण के बीच में ही बीजेपी सांसद सीट से खड़े हो गए और हंगामा करने लगे, क्योंकि लोकसभा में भीड़ की हिंसा पर बहस हुई, जिसमें कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसी कड़ी में टीएमसी के सांसद सौगत राय भी बोल रहे थे कि उनकी एक टिप्पणी पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। सौगत रॉय ने सरकार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी सांसद भड़क गए और बयान वापस लेने की मांग की। इससे पहले सौगत रॉय ने भीड़ की हिंसा पर सरकार को खूब घेरा। कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग मुस्लिम मुक्त भारत करने चाहते हैं? सौगत राय के जवाब में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान खड़े हुए और हिंसा की घटनाओं को राज्य का विषय करार दिया। सभी राज्यों की सरकार है, नहीं सुने तो क्या करेंगे? फौज भेजेंगे। भीड़ की हिंसा को लेकर लोकसभा में गर्मागर्म बहस के दौरान कई बार हंगामा हुआ, क्योंकि बीजेपी के सांसदों ने कई पुराने मामलों को उठाकर कांग्रेस पर पलटवार करने की कोशिश की। वैसे भीड़ की हिंसा पर चर्चा की शुरुआत में ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सीधा हमला किया और बीजेपी की राज्य सरकारों को निशाने पर लिया। खड़गे ने झारखंड और मध्य प्रदेश को भीड़ की हिंसा का सेंटर करार दे दिया। झारखंड और मध्य प्रदेश तो ऐसा हुआ है, ये लिंचिंग सेंटर हुआ है, मॉब लिंचिंग सेंटर। विपक्ष ने झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान की घटनाओं के बहाने सरकार को घेरा, तो बीजेपी ने विपक्ष को कश्मीर की याद दिलाई। बहस के दौरान सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर तालमेल बेहतर करने का दावा किया। सवाल की एक बात यह कि भीड़ की हिंसा पर सियासी दलों की चिंता वाजिब है, लेकिन ऐसी घटनाएं राज्य सरकारों के कानून व्यवस्था से जुड़ी कमियों का इशारा देती हैं, जिसे दुरुस्त करने का जिम्मा राज्य सरकारों का ही है, क्योंकि राज्य सरकारों की सख्ती के बगैर ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। पीएम मोदी उत्तर पूर्व के बाढ़ प्रभावित राज्यों के हालात का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बाढ़ प्रभावित उत्तर पूर्व के राज्यों का दौरा करेंगे। गुजरात के बाढ़ग्रस्त इलाकों में मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने मंदिरों की सफाई की। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायक नोटा यानी किसी को वोट नहीं का इस्तेमाल कर पाएंगे। यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ग के उपभोक्ता को कैंप लगाकर बिजली का कनेक्शन देने का फैसला किया। अधिक से अधिक लोगों तक हम बिजली पहुंचाना चाहते हैं। चंडीगढ़ में जीएसटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें व्यापारियों को अहम जानकारियां मिलेंगी। दिल्ली में शास्त्री भवन की 6ठी मंजिल में लगी आग पर दमकल की 5 गाड़ियों ने काबू पाया। राजस्थान में बाढ़ के बाद बिगड़े हालात को काबू करने के लिए सरकार ने डॉक्टर समेत पूरे स्वास्थ्य विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी। राजस्थान के जोधपुर में मादा हिरन की मौत के बाद एक महिला ने हिरन के बच्चे को अपना दूध पिलाया। गुजरात के सूरत में धार्मिक स्थलों से जूते और चप्पल चुराकर चोर बाजार में बेचने वालों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के शामली में खाप पंचायत ने एक ही गोत्र में शादी और कोर्ट मैरिज नहीं करने का फरमान सुनाया। गोरखपुर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत रेलवे स्टेशन से एक लड़की समेत 12 बच्चों को बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक शख्स पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों को जिंदा जलाने का आरोप लगा। अनिल और अर्जुन की फिल्म मुबारका ने वीकेंड पर करीब 23 करोड़ रुपए कमाए। कौन सी डेट फिक्स करें? 25 को क्रिसमस है, तो इस बार क्रिसमस 25 को है? द कपिल शर्मा शो में काम करने वाली सुमोना चक्रवर्ती ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कपिल की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है और वो दबाव में है। विद्युत जामवाल एक आदमी और हाथी पर बनने वाली फिल्म जंगली में काम करेंगे। जानवरों पर कई फिल्में बना चुके अमेरिका के मशहूर फिल्मकार चक रसल फिल्म जंगली का निर्देशन करेंगे। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की मूर्ति के सामने धार्मिक किताबें रखी गई हैं। मूर्ति पूर्व राष्ट्रपति कलाम के स्मारक में लगाई गई है और मूर्ति के सामने रखी भगवद गीता सांप्रदायिक बहस का मुद्दा बन गई। और इसी बहस के बाद पूर्व राष्ट्रपति कलाम की मूर्ति के सामने भगवद गीता, कुरान और बाइबल रख दी गई।
स्मारक में पूर्व राष्ट्रपति कलाम की कई मूर्तियां हैं, लेकिन लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी सितार बजाते हुए कलाम की इसी मूर्ति में है, जिसकी वजह मूर्ति के आगे रखी धार्मिक किताबें हैं। पहले कलाम की मूर्ति के सामने केवल भगवत गीता थी। गीता के अलावा दूसरी कोई किताब मूर्ति के सामने नहीं थी। और मूर्ति की एक वो तस्वीर भी है जब प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया था। उस वक्त मूर्ति के सामने कोई भी किताब नहीं थी। केवल 5 दिन में मूर्ति के सामने सभी धार्मिक किताबें जमा हो गईं। क्योंकि मूर्ति के सामने भगवत गीता रखते ही सरकार पर कलाम के सांप्रदायिक इस्तेमाल का आरोप लगा। सरकार पर सबसे पहला हमला तमिलनाडु से ही शुरू हुआ, जहां एमडीएमके के नेता वाइको ने ऐतराज जताया और दावा किया कि कलाम भगवत गीता का सम्मान जरूर करते थे, लेकिन गीता को मानने वाले नहीं थे। He respected Bhagavad Gita, but Kalam is not a disciple of Bhagavad Gita. तो विपक्षी दलों ने भी कलाम को किसी एक धर्म से जोड़ने पर ऐतराज जता दिया। सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखना ये एक सच्चे मुसलमान का भी ये तरीका होता है। इसी झगड़े को खत्म करने के लिए कलाम के परिवार ने मूर्ति के सामने कुरान और बाइबल भी रख दी। इस बीच तमिलनाडु के एक मुस्लिम संगठन ने कलाम को मुस्लिम मानने से ही इनकार कर दिया और उनकी मूर्ति के सामने कुरान रखे जाने का विरोध किया। 100 बात की एक बात यह कि एपीजे अब्दुल कलाम की शख्सियत को किसी भी मजहबी दायरे में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे में उनके नाम पर हो रही सियासत वाजिब नहीं, क्योंकि ऐसा करना उनकी शख्सियत का अपमान करने जैसा होगा। दिल्ली के विकासपुरी में कुछ लोग पुलिस और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। इनका आरोप है कि रिहायशी इलाके में शराबियों ने उत्पात मचा रखा है, जिससे परेशान होकर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और लोगों ने पहले तो खुले में शराब पी रहे लोगों को दौड़ाकर पकड़ा। हालांकि कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए, लेकिन जो लोग रंगे हाथ पकड़े गए उनको महिलाएं समझाने लगी। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस और मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस पर हमें भरोसा था जी, हम डेली उनको कॉल करते हैं, राउंड लेते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। इलाके में शराब की 2 दुकानें हैं जिन पर खुले में शराब नहीं पीने की सख्त चेतावनी भी लिखी है, लेकिन शराब पीने वालों पर इस चेतावनी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 100 बात की एक बात यह कि खुले में शराब पीना गैर कानूनी है। ऐसे में पुलिस और आबकारी विभाग को नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए, ताकि नियमों की अनदेखी करने वालों को सबक सिखाया जा सके। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हजारों लोग कुछ झंडे लहराने लगे। ये झंडे इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के, जो नवाज शरीफ पर कार्रवाई का क्रेडिट लेना चाहती है। हालांकि शाहिद अब्बासी का प्रधानमंत्री बनना तय समझा जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक रैली का आयोजन किया। इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के आंदोलन को शरीफ की छुट्टी की वजह मानते हैं। इमरान की रैली में हजारों लोग शामिल हुए। दूर दूर तक लोगों की भीड़ और तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे दिखाई दिए। भीड़ में मौजूद लोग पाकिस्तान के देशभक्ति गीतों पर झूमते रहे और एक बड़े से मंच पर इमरान खान मौजूद थे। देखता था, आपने उस नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है। इमरान खान की इस रैली में सैकड़ों एलईडी स्क्रीन लगाई गई। रैली में इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए नारेबाजी भी हुई। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ भी खुद को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की रेस में मान रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान के नए पीएम के नाम का फैसला मंगलवार को होना है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाना है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन शाहिद अब्बासी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी पीएम पद के उम्मीदवार हैं और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी कुछ छोटी मोटी पार्टियों की मदद से इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। हालांकि असेंबली की 342 में नवाज की पार्टी के पास 188 सीट है और अब्बासी का पीएम चुना जाना तय माना जा रहा है। हालांकि अब्बासी केवल तब तक ही पीएम रहेंगे जब तक नवाज शरीफ की सीट से चुनाव जीतकर शाहबाज शरीफ असेंबली के सदस्य नहीं बन जाते। 100 बात की एक बात यह कि नवाज शरीफ की पार्टी के पास असेंबली में बहुमत है, इसलिए फिलहाल तो नवाज शरीफ के इशारे पर ही नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। लेकिन इमरान खान की तैयारी अगले चुनाव की है, जिसके लिए वो अभी से दम दिखाने में जुटे गए। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए राहत की खबर यह है कि लोगों की मुश्किल को देखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब लोग 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर सकेंगे। पहले रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। सरकार के मुताबिक अब तक करीब 2 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दी। लोगों की शिकायत थी कि बीते कुछ दिन से इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों को इनकम टैक्स ऑनलाइन जमा कराने में काफी दिक्कत हुई।
यूपी के मेरठ में एक मीटिंग के दौरान कुछ पुलिस वाले झपकी लेते नजर आए, जबकि पुलिस के आला अधिकारियों ने डायल 100 और एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात पुलिस वालों को जरूरी निर्देश देने के लिए यह मीटिंग बुलाई थी। लेकिन मीटिंग शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही कई पुलिस वाले अपनी कुर्सी पर सोते हुए नजर आए। मेरठ की एसएसपी अपराधियों और मंचलों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दे रही थी, लेकिन इस बात से बेपरवाह कई दारोगा और कांस्टेबल नींद के आगोश में दिखे। यहां तक कि महिला पुलिसकर्मी भी नींद के आगे बेबस नजर आईं। हालांकि आगे के कतार में बैठे हुए सीनियर पुलिस वाले पूरी गंभीरता से एसएसपी को सुन रहे थे, लेकिन पीछे बैठे कई पुलिस वालों को आंख खोले रखने में खासी दिक्कत हो रही थी। कुछ पुलिस वालों को कूलर की ठंडी हवा लगते ही जोर की नींद आई और कुछ अपनी पुलिस कैप झुकाकर मजे से झपकी लेते रहे। इसके अलावा कई पुलिस वाले अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त दिखे। कोई पुलिस वाला मोबाइल पर वीडियो देखता नजर आया तो कोई मीटिंग का वीडियो बनाने में मशगूल था। यहाँ तक कि कई पुलिस वाले मीटिंग की अहमियत भूलकर आराम से फोन पर बातचीत करते दिखे। हालांकि बाद में मेरठ की एसएसपी पुलिस वालों के इस रवैये पर नाराज दिखी। मेरे द्वारा उनको निर्देशित चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में इस तरह से नहीं करेंगे। यूपी में डायल 100 और एंटी रोमियो स्क्वाड के कामकाज को लेकर पुलिस विभाग का रुख सख्त है और इसीलिए जिले के दारोगा और कांस्टेबल के साथ मीटिंग करके उन्हें जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान मेरठ में पुलिस वालों की लापरवाही सामने आ गई। सौभाग्य की एक बात है कि यूपी पुलिस की यही कार्यशैली सूबे में कानून व्यवस्था के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि लापरवाह पुलिस वाले सरकार बदलने के बाद भी अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। अदालत ने शराब का पुराना स्टॉक बिहार के बाहर ले जाने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराब कारोबारियों को झटका देते हुए अब पुराना स्टॉक दूसरे राज्यों में बेचने पर पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराब कारोबारियों को 31 जुलाई के बाद बचे हुए पुराने शराब के स्टॉक को नष्ट करने का भी आदेश दिया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने टैक्सी सेवा देने वाली ओला और उबर कंपनियों को नियम का पालन नहीं करने पर अधिकारियों को पेश होने का निर्देश दिया। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी घोटाले के आरोपों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने को लेकर कोर्ट ने जांच एजेंसी को फटकार लगाई। श्रीनगर में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने वेतन के मुद्दे पर सचिवालय तक मार्च निकाला। हैदराबाद में तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ड्रग तस्करों के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के बीकानेर में एक पंचायत के दौरान मारपीट करने के आरोप में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में आईजीएल की पाइपलाइन से गैस लीक होने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग और दूसरे महकमों की टीम ने काबू पाया। यूपी के मेरठ में एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी लड़के की कुछ लोगों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। यूपी के पीलीभीत में एक मेले के दौरान आयोजकों पर अश्लील डांस करने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के नीमच में एक बंदर की मौत के बाद लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 205 अंक ऊपर 32,515 पर बंद हुआ। निफ्टी 63 अंक चढ़कर 10,077 पर पहुंच गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता एक अस्पताल के बाहर जुटे। बीते रोज आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और सैकड़ों की तादाद में आरएसएस के कार्यकर्ता उस अस्पताल के बाहर जुटे जहां राजेश का शव लाया गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने हाथों में राजेश का पोस्टर भी लिया था। केरल में आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या को बीजेपी ने केरल सरकार की नाकामी बताया। जिस तरह की बार बार हत्या हो रही है उसमें सरकारी संरक्षण केरल की सरकार का प्राप्त है। वहीं कांग्रेस ने अपना बचाव करते हुए केरल सरकार से इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने की बात कही। मैं आग्रह करूंगा केरल सरकार से कि इन संगठनों को चाहे तो बैन भी करें, मतलब जो वहां हिंसा कर रहे हैं। लेकिन मामले ने तूल पकड़ा तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन तब तक इस घटना की आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और लोकसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी, जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल की घटना पर दुख जताने के बजाय बीजेपी पर ही निशाना साध दिया। एक वर्कर का मर्डर हुआ, वहाँ के गवर्नर चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, बुला के इंक्वायरी करते हैं, लेकिन यहाँ मॉब लिंचिंग होता है, किसी को भी नहीं बुलाते। विपक्ष को जवाब देने का बीड़ा बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण ने उठाया और आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कांग्रेस के रुख पर उन्हें जमकर लताड़ा। क्या केरल में जो मारे जाते हैं वो इंसान नहीं है? क्या वो हिंदू या मुसलमान हो के खाते में नहीं डाले जा सकते, इसीलिए ना। हालांकि आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सीएम पिनरई विजयन ने 6 तारीख को सभी दलों की बैठक भी बुलाई है। सौभाग्य की बात यह कि केरल में आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प की यह घटना नई नहीं है। हालांकि ऐसी घटनाओं में अक्सर कार्रवाई कम, सियासत ज्यादा होती है,
क्योंकि मामला राजनीतिक दलों के काडर से जुड़ा होता है। इस बार भी यही हो रहा है। 15 अगस्त के दिन आतंकी दिल्ली में हवाई रास्ते से हमला करने की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों ने इसके लिए एक अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पैराशूट, ग्लाइडर और हॉट एयर बलून की उड़ान पर रोक लगाई गई। छोटे विमान, क्वाडकॉप्टर और पैरा जंपिंग को भी बैन किया गया है। अगले आदेश तक दिल्ली में इन गतिविधियों पर रोक लगी रहेगी। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए ये रोक लगाई गई। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस वाले मीडिया के सामने जब्त किए गए हथियारों की बड़ी खेप दिखाने लगे। यहां पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 31 तमंचे और 16 कारतूस बरामद किए गए। और इसके बाद पुलिस ने आरोपी इलियास के पास से बरामद 31 छोटे बड़े तमंचे मीडिया को दिखाए। पुलिस ने आरोपी के पास से 16 कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने एक बड़ी सी पिस्तौल उठाकर मीडिया वालों को भी दिखाई। बताया जा रहा है कि आरोपी इलियास जब्त किए गए हथियार आसपास के जिलों में सप्लाई करने जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अवैध हथियार की सप्लाई करने जा रहे थे, पुलिस ने उसको बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इलियास हथियार बनाने और सप्लाई करने के आरोप में जेल भी जा चुका है और अब पुलिस इलियास के साथी की तलाश में जुटी है। सौबात की एक बात यह कि दिल्ली और एनसीआर में अवैध हथियारों की तस्करी का ये कोई पहला मामला नहीं है। हालांकि इस गिरफ्तारी से राजधानी और आसपास के इलाके में हथियारों की तस्करी के बड़े गिरोह के भंडाफोड़ होने की उम्मीद भी बढ़ गई। कश्मीर के छात्रों को पाकिस्तान के कॉलेज में दाखिले के नाम पर बरगलाने का मामला सामने आया। अलगाववादी नेता नईम खान के घर से मिली चिट्ठी से खुलासा हुआ कि हुर्रियत नेता कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान के कॉलेज में दाखिला दिलाने का गिरोह चलाते हैं। अलगाववादी नेता नईम खान के घर से मिली चिट्ठी के बाद एनआईए को शक है कि पाकिस्तान में छात्रों के दाखिले के लिए वो पैसे लेते थे, जिसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में होता था। हरियाणा के सोनीपत में एक नाबालिग के गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में दलित हिंदू परिवारों ने अपने ऊपर हमले के आरोप लगाते हुए कोलकाता में प्रदर्शन किया। श्रीनगर में केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। कांग्रेस नेता आरपी सिंह ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के परिवार पर सरकारी जमीन हथियाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। स्पष्ट रूप से मंत्री पद के दुरुपयोग का मामला नजर आता है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जमीन पर कब्जा करने के आरोपों को बेबुनियाद बताया। वो जमीनें सरकार के लिए सुरक्षित हैं। सरकार जो भी उपयोग चाहे उसका कर सकती है। स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र सरकार देश भर में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के बीच सफाई प्रतियोगिता करवाएगी। सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक अफीम तस्कर के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी विधायक आरडी प्रजापति ने जान से मारने की धमकी मिलने की पुलिस में शिकायत की। यूपी के मथुरा में ड्राइवर को बंधक बनाकर मारपीट और लूटपाट करने का मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस ने बदमाश मोनू दरियापुर समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के छावला में 2 महिलाओं के बाल काटने के आरोपों पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बीमारी की वजह से पहले टेस्ट से बाहर रहे श्रीलंका के कप्तान दिनेश चांडीमाल दूसरे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं। पीएम मोदी ने महिला क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को बधाई देते हुए देश की लड़कियों से आगे आने की अपील की। खबर है कि आईसीसी ने क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने पर बीसीसीआई से बात की। मुंबई में 5 अगस्त को मुक्केबाज विजेंद्र का मुकाबला चीन के खिलाड़ी जुल्फिकार महमदयाल से होगा। बिहार में एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी मीडिया से बात करते हुए नाराज दिखे, क्योंकि नीतीश कुमार की नई सरकार में उनकी पार्टी से किसी को सरकार में शामिल नहीं किया गया और इसीलिए जीतन राम मांझी ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की और लगे हाथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर निशाना साधा, जिनकी पार्टी से पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया कि मंत्री सहित कई 2-4 पद और होते हैं, वो सब पर इस दल के लोगों को आसीन करवाया जाता। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी नीतीश सरकार में एक मंत्री पद चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक विधायक होने की वजह से उनकी बात नहीं मानी गई। इसी तरह एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश सरकार में पार्टी के शामिल नहीं किए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कुशवाहा की पार्टी से मंत्री बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को शामिल नहीं किया गया। हालांकि बीजेपी एनडीए के अपने सहयोगियों को मना लेने का दावा कर रही है। कोई परेशानी है तो नेतृत्व बैठ करके उसको दुरुस्त कर लेगा। मंत्री पद के लिए अकेले एनडीए में नाराजगी नहीं है, बल्कि सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के कई विधायक भी सरकार में शामिल नहीं किए जाने से नाराज हैं।
बात की एक बात यह कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद बीजेपी की ताकत वैसे भी बिहार में बढ़ गई है। ऐसे में छोटे दलों की हर मांग पर अब बीजेपी झुकने को तैयार नहीं दिखती, जिसकी वजह से मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही नाराज चल रहे हैं। अमेरिका की नामी ऑटोमोबाइल कंपनी जीप ने अपनी सबसे सस्ती एसयूवी को भारत के बाजार में उतार दिया है। महज 14,95,000 की कीमत के साथ जीप ने कंपस नाम से नई एसयूवी लॉन्च की है, जिससे इस रेंज की गाड़ियों में बहुत कंपटीशन बढ़ गया। और महिंद्रा एक्सयूवी 500 और Hyundai Tucson को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि इतनी कीमत में इन दोनों ही एसयूवी ने फिलहाल भारत के बाजार में पकड़ बनाई हुई है। सबसे खास बात यह है कि कंपस को पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। जीप की ये एसयूवी भारत में कंपनी की सबसे सस्ती पेशकश है और इसकी वजह यह है कि इस एसयूवी को भारत में ही बनाया जा रहा है। कंपस को स्पोर्ट्स, लॉन्जिट्यूड और लिमिटेड नाम से 3 वेरिएंट में उतारा गया है और कंपनी का दावा है कि इसमें सुरक्षा के लिए करीब 50 फीचर दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, पैनिक ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल शामिल है। इसके अलावा जितनी कीमत में जीप ने अपनी एसयूवी उतारी है, उससे बाकी कंपनियों की गाड़ियों की को भी खासी टक्कर मिल रही है, क्योंकि कंपस का पेट्रोल मॉडल Hyundai Tucson से 3 लाख रुपए सस्ता है, जबकि Hyundai का डीजल Tucson 5 लाख रुपए महंगा है इससे। लेकिन एक मामले में महिंद्रा एक्सयूवी 500 इन दोनों से आगे निकल जाती है। महिंद्रा एक्सयूवी 500 में 7 लोगों के बैठने की जगह है, जबकि कंपस और Hyundai Tucson में केवल 5 लोगों के बैठने की जगह है। बात की एक बात यह कि एसयूवी के शौकीन लोगों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन जीप की कंपस के लिए भारत के बाजार में पकड़ बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरी कंपनियों की कई गाड़ियां भी अपनी खूबियों की वजह से बाजार पर पकड़ बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में इन दिनों फेसबुक पर एक ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है, क्योंकि राजौरी के तारगनी गांव के फजल हुसैन ने पंचायत के तालिबानी फरमान के बाद खुदकुशी कर ली। उससे पहले अपना एक ऑडियो मैसेज फेसबुक पर डाल दिया, जिसमें फजल हुसैन ने अपने ऊपर लगे रेप के आरोपों को गलत बताया और साथ ही पंचायत के उस तुगलकी फरमान का जिक्र भी किया जिसने फजल को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। क्या आप आएंगे हमारे घर, औरत पेशाब करेगी और तुम पी लेना। हाँ सुभान अल्लाह, एक मुसलमान औरत का पेशाब पिए, ये कौन सा इंसाफ है। पंचायत के फैसले को अपने ऊपर जुल्म बताते हुए फजल ने ऑडियो मैसेज के आखिर में खुदकुशी करने का जिक्र भी किया। मैं ये खुदकुशी इसलिए कर रहा हूँ, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। खबर के मुताबिक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करने के अगले दिन फजल ने गांव के पास की एक झील में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बात की एक बात यह कि पंचायतों के ऐसे तालिबानी फैसले पहले भी लोगों की जान लेते रहे हैं। ऐसे में कम से कम इस मामले में पुलिस को सख्ती दिखानी चाहिए, ताकि भविष्य में पंचायत के बेतुके फैसले किसी की जिंदगी पर भारी न पड़े। बिहार में नए बूचड़खाने नहीं खुलेंगे। बिहार सरकार ने ऐलान किया कि राज्य में नए बूचड़खाने नहीं खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में एक इमारत का उद्घाटन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उपराज्यपाल से मिलकर बिजली के दाम बढ़ाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अब आप 31 अगस्त तक अपने पैन को आधार से जोड़ पाएंगे। राजस्थान के अजमेर में रेल कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने के आरोप में रेलवे कर्मचारियों ने विजयनगर स्टेशन पर प्रदर्शन किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक निजी कॉलोनी में लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर प्रबंधन के दफ्तर में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। यूपी के देवरिया में 3 लोगों पर एक लड़की के ऊपर तेजाब से हमला करने का आरोप लगा। यूपी के गाजियाबाद से पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक आरोपी को पकड़ा। यूपी के मेरठ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लव जिहाद के शक में एक लड़के को पीटने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का नदी में डूब रही महिला को बचाने का वीडियो सामने आया। पंजाब के लुधियाना में एक पुलिस वाले का बुजुर्ग को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस भेजा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 1 करोड़ रुपए तक की जमा राशि पर ब्याज दर को घटाकर 3.5% कर दिया। मुश्किल दौर से गुजर रही ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट में विलय की बातचीत रद्द कर दी और भविष्य में 80% कर्मचारियों की छटनी के संकेत दिए। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोर सेक्टर की बढ़त सुधरकर 2.4% रही। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टैक्स चोरी के आरोपों से इनकार किया। लंदन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया।
दिल्ली में संसद परिसर में जैसे ही शरद यादव पहुंचे, पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी, जिसके बाद किसी तरह शरद यादव बोलने को तैयार हुए और पहली बार खुलकर अपनी नाराजगी की बात कबूल की। इससे पहले शरद यादव जैसे ही संसद परिसर पहुंचे, उनसे बिहार में महागठबंधन को टूटने पर सवाल किए जाने लगे। चलते चलते शरद यादव पहले तो बोलने से बचते रहे, लेकिन कई बार कहने के बाद रुके और महागठबंधन टूटने पर दुख जताया। गठबंधन के टूटने का बिहार में हुई सियासी उठापटक के बाद नाराज चल रहे शरद यादव ने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कही। हालांकि संसद भवन से अलग अपने घर पर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इशारों में नीतीश पर जनता से किए करार से पीछे हटने का आरोप लगाया। गठबंधन है, उसके टूटने का मुझे वेदना है। जनता से किया हुआ करार है, उससे बड़ी कोई चीज है नहीं। हालांकि शरद यादव ने अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करने से इनकार कर दिया, लेकिन शरद यादव के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इस कड़ी में आरजेडी ने शरद यादव की दिल खोलकर तारीफ की और उन्हें विपक्षी एकता की मुहिम का नेतृत्व करने का न्योता दिया। मजबूत संभावना है कि शरद जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त जो है शक्ति प्रदर्शन करने का काम करें। हालांकि जेडीयू ने शरद यादव के आरजेडी खेमे में जाने की संभावना से इनकार किया। जनता दल यू का गठन लालू प्रसाद की भ्रष्ट, तानाशाही और परिवारवादी नीतियों के विरुद्ध किया था। अब शरद यादव जी कैसे उसका हिस्सा बन सकते? इस बयानबाजी के बीच बीजेपी ने शरद यादव पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि नाराज शरद यादव को मनाने में जहां एनडीए के कई नेता जुटे हुए हैं, वहीं आरजेडी भी शरद को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश कर रही है, ताकि नीतीश को इस बहाने करारा जवाब दे सके। फिल्म जब हैरी मेट सेजल के प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे शाहरुख खान ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी शामिल थे, जिन्होंने शाहरुख को भोजपुरी में गाना सुनाया और फिर गाना दोहराने के लिए कहा। अरे इंडिया टॉप लागेलू, इंडिया टॉप लागेलू। हवा के पर कतरना अब जरूरी हो गया है, परवाज भरना अब जरूरी हो गया है। सौबात की एक बात कही शाद ने, खामोशियां अब हावी हो रही हैं, खुलकर बात करना अब जरूरी हो गया है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा सौबात की एक बात।